नमस्कार दोस्तों, मैं शिवव्रत जैन आपका एक बार फिर पूरी ऊर्जा से स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हौसलों के तर्कस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख। चाहे हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। ध्यान दीजिएगा, एक बात और बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, चाहने से कुछ नहीं होता, इच्छा से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप निर्णय लेते हैं तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप निश्चय कर लिए तो सब कुछ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने निश्चय कर लिया है कि इस लॉकडाउन का अपने जीवन का सबसे बेहतरीन पल बनाऊंगा, सबसे बेहतरीन पल बनाऊंगा, जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। कहां बिताऊंगा इस समय? एजुकेशन में बिताऊंगा, शिक्षा देने में बिताऊंगा, मोटिवेट करने में बिताऊंगा, अपने बिजली के उपभोक्ताओं की सेवा करने में बिताऊंगा, और साथ साथ अपना स्वास्थ्य सही करने में बिताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं कर रहा हूं, मैं 12 दिन से कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? बड़ा ध्यान दीजिएगा, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। और ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास ट्रांसफार्मर की क्लास है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर के मैंने 2 लेक्चर दिए थे, और शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आज की हमारी क्लास ट्रांसफार्मर की आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर को जब हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई देने के बाद प्राइमरी में स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, सेकेंडरी में पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो मान दिखाया गया है, ये तात्क्षणिक मान है। तात्क्षणिक मान का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब जो प्रतिक्षण बदल रहा है। E1 का मान क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, E1 इक्वल टू होता है -L1 di/dt। ध्यान दीजिएगा, di/dt होता है, L1 को बोलते हैं स्व प्रेरकत्व, प्राइमरी का स्व प्रेरकत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व। ध्यान दीजिएगा, और di/dt क्या है? धारा परिवर्तन की दर। di/dt क्या है? प्राइमरी में धारा परिवर्तन की दर। अगर इसी को हम लोग फैराडे के नियम से हिसाब से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं E1 इक्वल टू -N1 d∅/dt। ये जो d∅/dt है, ये हमारी फ्लक्स परिवर्तन की दर है, फ्लक्स परिवर्तन की दर। इत्मीनान से समझिएगा, क्लास आराम से ले चलेंगे। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? धारा परिवर्तन की दर। इससे प्रश्न बनते हैं, मैं प्रश्न बताऊंगा अभी कैसे बनते हैं। धारा परिवर्तन की दर, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्क्षणिक वैल्यू है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चूंकि देखिए मैं अब एग्जाम में हमारे पास डेरिवेशन नहीं आता, तो मैं अपनी क्लास थोड़ा समेटता हूं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो अगर आरएमएस वैल्यू निकालें सॉल्व करके, आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, जिसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो उसे E1 से दिखाएंगे, कैपिटल E1। E1 इक्वल टू आ जाएगा 4.44 5m F इंटू N1। ये N1 प्राइमरी में फेरों की संख्या है, F फ्रीक्वेंसी है सप्लाई की, φm ये मैक्सिमम फ्लक्स है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कॉमन है। मैक्सिमम उपयोगी फ्लक्स, मैक्सिमम उपयोगी फ्लक्स, उपयोगी फ्लक्स का मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में कॉमन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मान आता है, ये हमारा प्राइमरी में स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आता है। ध्यान दीजिए, जैसे घर में बोलते हैं 230 वोल्ट की एसी है, तो 230 वोल्ट हमारा उस एसी का आरएमएस मान है, प्रभावी मान है। वैसे वो एसी बदलती रहती है, वो घर में जो एसी रहती है वो बदलती रहती है, वो 230 थोड़ी होती है, हमारा कुछ ऐसे बदलती रहती है बार बार। लेकिन जब उसका नाम लेते हैं तो आरएमएस मान लेते हैं। एसी में ध्यान दीजिएगा, एसी में जब भी बात होती है आरएमएस मान की बात होती है, प्रभावी मान की बात होती है, तो वही प्रभावी मान है। ये हमारा प्राइमरी का विद्युत वाहक बल हो गया। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी का देखें, तो सेकेंडरी का अगर हम देखेंगे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी में जो विद्युत वाहक बल है उसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E2 इक्वल टू -m di/dt।
डी आई वन अपान डी टी। देखिए डी आई वन अपान डी टी प्राइमरी में धारा परिवर्तन की दर है, क्योंकि जो सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है प्राइमरी में धारा परिवर्तन के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए उसे डी आई वन अपान डी टी लिखे हैं। और एम को बोलते हैं पारस्परिक प्रेरकत्व, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर इसे हम फैराडे के नियम से लिखें तो E2 इक्वल टू लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, -N2 डी फाई अपान डी टी। ये डी फाई अपान डी टी जो कॉमन फ्लक्स है, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन फ्लक्स है उसकी बात कर रहा हूं, जो प्राइमरी से फ्लक्स निकलता है जो सेकेंडरी से भी लिंक करे उसे हम कॉमन फ्लक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में लिंक करे उसे ही कॉमन फ्लक्स कहते हैं, उसी फ्लक्स की बात हो रही है। तो ये हमारा कॉमन फ्लक्स है जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में लिंक कर रहा है, जिसे फाइम से दिखाए हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो आरएमएस मान आता है उसे E2 से दिखाते हैं। E2 इक्वल टू आ जाता है 4.44 फाइम F इंटू N2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे N1 था, यहां पे N2 है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। यहां फाइम अधिकतम फ्लक्स है, ये अधिकतम फ्लक्स जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन वही अधिकतम फ्लक्स है, और F फ्रीक्वेंसी है उस फ्लक्स की, उस सप्लाई की, और N2 फेरों की संख्या है। तो दोनों का ये EMF निकलता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा EMF का मान आता है। अब आगे चल के हम चेक करेंगे, जो माइनस चिन्ह लगाया गया ये लेंज के नियम से होता है। लेंज का नियम क्या बोलता है? जिस कारण से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है सदैव उस कारण का या तो ये विद्युत वाहक बल या इसकी धारा या इसका फ्लक्स विरोध करता है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया गया है। आगे चल के जब मैं बताऊंगा किसके बीच कितना कोड बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा। अब आगे चलते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं। तो ये प्राइमरी का विद्युत वाहक बल हो गया, सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल हो गया। हम समझ रहा हूं, मैं नोट कर लिए होंगे आप, मैं थोड़ा सी इसे रफ करने जा रहा हूं। अब अगर कोई आपसे पूछे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे अब कोई पूछे कि प्राइमरी में एक टर्न की वोल्टेज क्या होगी, जैसे आपने एक दर्जन केला खरीदा, एक दर्जन केले का दाम 24 रुपए पड़ा, तो कोई पूछेगा कि एक केला का दाम क्या है, तो कहेंगे 24/12। एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो एक केले का दाम निकल जाएगा। तो ये टोटल वोल्टेज है, इधर भी ये टोटल वोल्टेज है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बता दीजिए मुझे कि दोनों साइड एक एक फेरा में कितनी वोल्टेज है, तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रति टर्न वोल्टेज, उसे हम लोग बोलेंगे प्रति टर्न वोल्टेज। प्राइमरी में प्रति टर्न वोल्टेज बराबर प्राइमरी का कुल विद्युत वाहक बल, भाई केले का कुल दाम बटे केले की संख्या, तो प्राइमरी में कुल वोल्टेज बटे प्राइमरी में फेरों की संख्या, E1 अपान N1। अच्छा, अगर E1 का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, मान रख देंगे E1 का तो 4.44 फाइम F इंटू N1 बटे के N1। N1 से N1 कट जाएगा, जब N1 से N1 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 4.44 फाइम इंटू F। ये हमारा वोल्ट प्रति टर्न है, मतलब एक टर्न में वोल्टेज का मान है, एक टर्न में इतनी वोल्टेज होगी, या तो E1 अपान N1 या तो 4.44 फाइम इंटू F प्राइमरी साइड का है। अब इसी तरह अगर सेकेंडरी साइड का निकालें, सेकेंडरी में प्रति टर्न वोल्टेज तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, सेकेंडरी की कुल वोल्टेज बटे के सेकेंडरी में फेरों की संख्या। सेकेंडरी में कुल वोल्टेज बटे सेकेंडरी में फेरों की संख्या, और सेकेंडरी की अगर हम वोल्टेज रख दे तो ध्यान दीजिएगा यहां भी मान आ जाएगा हमारा 4.44 फाइम F इंटू N2, और N2 से N2 कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 4.44 फाइम इंटू F।
यहां से ध्यान दीजिएगा हमको क्या मिल रहा है, यहां भी प्रति टर्न वोल्टेज प्राइमरी में 4.44 m इंटू एफ है और सेकेंडरी में भी प्रति टर्न वोल्टेज 4.44 m इंटू एफ है। अर्थात यहां पे एक फेरा में जितनी वोल्टेज है उतनी ही एक फेरा में वोल्टेज यहां भी है। दोनों साइड प्रति टर्न वोल्टेज समान होगी। अगर इसको हम लिखना चाहते फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि प्राइमरी में प्रति टर्न वोल्टेज बराबर सेकेंडरी में प्रति टर्न वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, या इसे लिख सकते हैं E1 अपान N1 बराबर E2 अपान N2 बराबर 4.44 φm इंटू एफ। इसे लिख सकते हैं प्रति टर्न वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, आप समझ गए होंगे कि अगर अगल बगल दो ठेला है, दोनों ठेलों में केला अगर एक जैसा है तो रेट समान होगा। मतलब प्रति टर्न एक जिधर एक फेरा में जितनी वोल्टेज इधर है उतनी ही एक फेरा में वोल्टेज इधर है। अब जिधर ज्यादा फेरे रहेंगे उधर वोल्टेज ज्यादा होगी। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। मैं न्यूमेरिकल लास्ट में सॉल्व कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसे रफ कर रहा हूं। अब बात आती है ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है कि भाई प्रति टर्न वोल्टेज तो समान हो गई। अब हमारे पास ट्रांसफार्मर बनाया कैसा जाएगा। भाई ट्रांसफार्मर मैंने शुरुआत में बताया था कि ट्रांसफार्मर क्यों बनाया गया। ट्रांसफार्मर कहीं वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता थी तो कहीं वोल्टेज घटाने की जरूरत थी तो कहीं वोल्टेज समान रखने की जरूरत थी। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के डिजाइन किए गए। पहला ट्रांसफार्मर रखा गया हमारा, ट्रांसफार्मर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ट्रांसफार्मर हमारे वोल्टेज लेवल के आधार पे, घटाने बढ़ाने के आधार पे 3 प्रकार के होते थे। पहला हमारा हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं टीएफ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लिखते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई का मतलब जिसकी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा हो, जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करे। दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब जो वोल्टेज को घटाए, या अपचाई, हिंदी में बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। और तीसरा होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जो केवल आइसोलेशन के पर्पस से यूज किया जाए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, या इसे हिंदी में बोलते हैं बिलगन ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, अब हम अगर डिजाइन करें तो स्टेप अप क्या होगा। स्टेप अप का मतलब जिसकी सेकेंडरी का ईएमएफ, पहले इसका एक इमेज बना देते हैं। अगर मान लीजिए इधर 10 फेरा था, इधर हमारा 20 फेरा हो गया, तो भैया वोल्टेज किस साइड ज्यादा होगी। वोल्टेज निश्चित रूप से इस साइड ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, चूंकि 10 फेरा इधर 20 फेरा है और मान लिया कि प्रति फेरा 2 वोल्ट है। प्रति फेरा 2 वोल्ट है, मतलब एक फेरा का 2 वोल्ट है। तो बालक इधर कितना वोल्टेज हो जाएगा, 10 दुना के 20 वोल्ट। इधर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2 करेंगे तो 40 वोल्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी क्या क्या खासियत है। ध्यान दीजिएगा, पहली खासियत है कि इसमें सेकेंडरी का जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी के ईएमएफ से ज्यादा होगा। सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी के ईएमएफ से ज्यादा होगा। दूसरी बात, ज्यादा क्यों है, क्योंकि सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा है। मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या N2 इज ग्रेटर देन N1। सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, वोल्टेज भी ज्यादा होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1।
V2 इज ग्रेटर देन V1। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म और आ जाएगा, वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटती है। क्यों घटती है आज ही क्लास में बताऊंगा लास्ट में। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो धारा घट जाती है। मतलब अगर इधर धारा I1 है, अगर इधर धारा I2 है, तो हमारा अगर वोल्टेज बढ़ा है तो धारा घटी होगी। मतलब I1 ज्यादा होगा, I2 कम होगा। ये 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रांसफार्मर रेशियो और एक होता है टर्न रेशियो, इसका जिक्र करने के बाद बताऊंगा। दूसरा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, जो वोल्टेज को घटाए, वोल्टेज को घटाए। किस वोल्टेज को घटाए? सेकेंडरी के वोल्टेज को। सेकेंडरी किसे कहते हैं? सेकेंडरी का मतलब होता है जिस साइड लोड लगा हो उसे सेकेंडरी कहते हैं, और जिस साइड से सप्लाई दी जाए उसे प्राइमरी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, जिस साइड से सप्लाई दी जाए उसे प्राइमरी कहते हैं, और जिस साइड लोड लगे उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो घटाए सेकेंडरी की वोल्टेज को, उसे हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर प्राइमरी में 10 फेरा है, तो अब अगर सेकेंडरी में 5 फेरा कर दें, तो ध्यान दीजिएगा, प्रति टर्न वोल्टेज 10 है, यहां 5 फेरा हो गया, यहां पे 10 फेरा हो गया, तो वोल्टेज यहां पे हो जाएगी 20 वोल्ट, और यहां पे वोल्टेज हो जाएगी 5 दूना के 10 वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या क्या बनेगा यहां पे? प्रश्न ये बनेगा कि हमारा पहला क्वेश्चन कि प्राइमरी की वोल्टेज ज्यादा होगी, सेकेंडरी की कम होगी। E1 इज ग्रेटर देन E2। दूसरा क्वेश्चन, V1 इज ग्रेटर देन V2। भाई प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी में फेरों की संख्या भी ज्यादा होगी। N1 इज ग्रेटर देन N2। जिधर फेरा ज्यादा रहेगा उधर वोल्टेज ज्यादा होगी, चूंकि प्रति टर्न वोल्टेज का मान समान है। अच्छा, वोल्टेज अगर सेकेंडरी का घट रहा है, मतलब सेकेंडरी की धारा बढ़ रही होगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, अब वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी, तो सेकेंडरी की धारा ज्यादा होगी प्राइमरी की धारा से। इसका जस्ट उल्टा होगा। ये हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तीसरा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, तो मुझे रफ करना चाहिए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की अगर बात करेंगे तो जिससे ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमारा दोनों साइड फेरों की संख्या समान हो। जब फेरों की संख्या समान रहेगी, तो मैंने कहा कि जब एक फेरा का वोल्टेज समान है, अगर इधर भी 10 फेरा है, इधर भी 10 फेरा है, तो वोल्टेज तो समान ही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां भी 20 वोल्ट हो जाएगा, यहां भी 20 वोल्ट हो जाएगा। मैंने मान लिया था कि एक फेरा का वोल्टेज 2 वोल्ट है, मैंने मान लिया था, तो 20-20 वोल्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में E1 इज ग्रेटर देन E2। V1 is greater than V1 equal to V2, सॉरी, E1 equal to E2, V1 equal to V2, I1 equal to I2 और N1 equal to N2। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अब बात आती है कि हमारे पावर सिस्टम में कहां पर किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, याद करना पड़ेगा। हमारे पावर सिस्टम में कहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बिजली का जहां जनरेशन होता है, जो जनरेशन होता है बिजली का, वहां पे अल्टरनेटर लगा होता है। अल्टरनेटर या कहिए एसी जनरेटर लगा होता है। कितने वोल्टेज उत्पादन करता है? 11,000 वोल्ट पे, जिसे हम लोग लिखते हैं 11 केवी, 11 किलो वोल्ट या 11,000 वोल्ट। के का मतलब होता है 1000, के का मतलब होता है 1000। ध्यान दीजिएगा, या 10 घाते 3। तो जब इतने पे होता है तो फिर हमको बिजली ट्रांसमिशन करनी होती है, तो यहीं पे हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर। वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, बहुत ज्यादा बढ़ा दे, मतलब इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दे कि हम इस वोल्टेज को कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस वोल्टेज को हम लोग कर देते हैं 765 किलो वोल्ट, 7,65,000 वोल्ट, 4 लाख वोल्ट या 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी,
या फिर 66 kV, इतने वोल्टेज बढ़ाते हैं। डिसाइड होता है ये वोल्टेज कहां भेजना है। अनपरा से इलाहाबाद भेजना है तो 1,32,000 2,20,000 पर्याप्त है। अनपरा से अगर भेजना है भूटान तो फिर हमको 765 करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतना ज्यादा वोल्टेज करना पड़ेगा, प्रेशर उतना ज्यादा करना पड़ेगा जितना ज्यादा दूरी रहेगी। अब इस वोल्टेज को फिर भेजा जाता है हम लोग को उस शहर में भेजा जाता है जहां पे ये हमारा ये कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन जनरेशन के जस्ट पास होता है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं रखी जाती, बहुत दूरी कम रहती, उसी से सटा हुआ रहता है ये स्टेशन प्राइमरी ट्रांसमिशन। जहां बिजली का उत्पादन होगा वहीं रहेगा। फिर ये बिजली आती है, मान लीजिए ये अनपरा था तो अनपरा से बिजली, अनपरा या सोनभद्र से, अनपरा अब्लिक सोनभद्र से बिजली आती है इलाहाबाद मान लीजिए। तो इलाहाबाद जैसे दूरी तय करेगी तो यहां इलाहाबाद में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा जो वोल्टेज को घटाएगा। अब बिजली यूज करने की बारी है तो वोल्टेज घटाने के लिए यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये वोल्टेज को क्या करता है, सीधे चेंज कर देता है 33 kV में। इसे बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन। ये शहर के बाहर स्थापित होता है ताकि उस हाई वोल्टेज को कम कर सके। इतना हाई वोल्टेज का तार अगर गिर गया तो लोगों की जान चली जाएगी, तो शहर के बाहर स्टेशन स्थापित करके उसको कम कर देते हैं। हम लोग कहां आ गए हैं, इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद आ चुके हैं। तो ये बिजली हमारी एक घर अनपरा से चले आए यहाँ पे इलाहाबाद। ये फिर बिजली भेजी जाएगी जगह जगह इलाहाबाद में जो केंद्र हैं, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के जो केंद्र हैं वहां पे भेजा जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर वाले को रफ करता हूं, जगह कम पड़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये बिजली फिर भेजी जाएगी इलाहाबाद के मोहल्ले मोहल्ले में भेजी जाएगी। तो वो बिजली हमारी घटाई जाती है, ये वोल्टेज को फिर घटाया जाता है। इस वोल्टेज को घटाकर हम लोग कर देते हैं 11,000 वोल्ट में, जिसे बोलते हैं 11 kV या 11,000 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, जहां पर एसएसओ लोग ड्यूटी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जहां से बिजली का वितरण किया जाता है। इलाहाबाद में कम से कम 50 केंद्र होंगे, 50 स्टेशन होंगे। अब फिर यहां से बिजली भेजी जाती है मोहल्ले में, मोहल्ले में भेजी जाती है, मोहल्ले में भेजी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मोहल्ले में हमारा एक ट्रांसफार्मर छोटा सा लगाया जाता है जो कि वोल्टेज को क्या करेगा आपका, ये फिर घटाएगा। 11,000 की वोल्टेज को, फेरों की संख्या इधर कम कर देंगे, 11,000 की वोल्टेज को 400 वोल्टेज में चेंज करेगा। ये जो 400 वोल्ट होती है लाइन वोल्टेज होती है। अगर इसी को फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो फेज वोल्टेज का मान 230 वोल्ट होता है। अब ये बिजली फिर कंज्यूमर इसी से फिर अपना कनेक्शन लेकर के चलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न कहां क्या पूछा जाता है, जनरेशन के पास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो जवाब होगा स्टेप अप होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। प्रश्न पूछा जाएगा जनरेशन के पास प्राइमरी ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो जवाब होगा स्टेप अप। क्या करता है, 11,000 को 765, 11,000 को 400, 11,000 को 220, 11,000 को 132, 11,000 को 66 kV में चेंज करता है, बढ़ाता है वोल्टेज। अच्छा, होता कैसा है, तो जवाब होगा डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। एक प्राइमरी साइड डेल्टा, सेकेंडरी साइड स्टार। ये प्रश्न आपको आगे हम समझाएंगे क्यों डेल्टा स्टार किया जाता है, लेकिन याद कर लीजिए फिलहाल डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन, ये कौन सा है, कहेंगे ये स्टेप डाउन है, वोल्टेज को घटा रहा है। वोल्टेज को कितना घटा रहा है, इस वोल्टेज को घटा करके 33,000 वोल्ट में चेंज करता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को 765 रहे या 400 या 220 या 132 या 66 को चेंज करके 33 kV में चेंज करता है। ये भी स्टेप डाउन है। फिर इसके बाद ये आता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं प्राइमरी
डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पूछा जाए ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, यहां पे कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो जवाब होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन वाला भी स्टेप डाउन ही होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर पूछा जाएगा कि क्या करता है, तो बोलेंगे 33,000 को चेंज करके 11,000 में चेंज कर देता है, 11 केवी में चेंज कर देता है। कैसा होता है, ये भी डेल्टा स्टार ही होता है। डेल्टा स्टार या आजकल स्टार स्टार यूज करते हैं, तो डेल्टा स्टार जनरली हम शब्द इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर भी होता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं आंखों से देखा हुआ अनुभव है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। फिर लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। जो आपके मोहल्ले में लगता है, जो आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगता है, 400 के भी, 700 के भी, 800 के भी, 200 के भी का लगता है, 63 के भी का लगता है। ये कैसा ट्रांसफार्मर है, ये भी तो वोल्टेज को घटा ही रहा है। 11,000 की वोल्टेज को घटाकर 400 में चेंज कर रहा है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब पूछा जाए कि ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टेप डाउन होता है। क्या करता है, 11,000 को चेंज करके 400 वोल्ट में चेंज करता है। अच्छी कैसे कैसा होता है, तो कहेंगे ये भी डेल्टा स्टार ही होता है, और स्टार में न्यूट्रल निकला रहता है। स्टार में न्यूट्रल निकल आता है, मतलब 3 फेस 4 वायर। डेल्टा के साथ स्टार, स्टार में न्यूट्रल होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल दौड़ाया जाता है। और ये वाला पूछा जाए सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन कैसा होता है, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन स्टेप डाउन होता है। और पूछा जाए कि भैया ये बताइए सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेप डाउन तो होता है, लेकिन होता किससा है, तो कहेंगे स्टार स्टार। स्टार स्टार के साथ इसमें बीच में टर्शियरी वाइंडिंग होती है। स्टार स्टार के साथ बीच में टर्शियरी वाइंडिंग होती है, तृतीयक कुंडलन होती है, जो कि डेल्टा होती है। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि हार्मोनिक्स करंट लाइन में ना जाए। इसका आगे अभी हम जिक्र करेंगे। ये स्टार स्टार होता है, ये डेल्टा स्टार होता है, और ये हमारा ये भी डेल्टा स्टार, या कभी कदार आजकल मैन्युफैक्चरर स्टार स्टार बनाते हैं, तो बीच में फिर हमारी टर्शियरी वाइंडिंग होती है, लेकिन ये बड़ा कम होता है। जनरली ये यूज होता है डेल्टा स्टार। ये भी डेल्टा स्टार होता है, लेकिन स्टार के साथ न्यूट्रल तार भी दौड़ाया जाता है। ये हमारी व्यवस्था है। तो कोई प्रश्न पूछे कि जनरली पावर सिस्टम में कौन से ट्रांसफार्मर लगते हैं, तो जवाब होगा स्टेप डाउन। 1 2 3, 3 जगह स्टेप डाउन है, एक जगह स्टेप अप है। एक जगह केवल स्टेप अप है। आपको याद करना पड़ेगा, एक एक टर्म याद करना। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आप आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक बार फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारे जो टर्म यूज होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड टर्न रेशियो। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बोलते हैं परिणामित्र अनुपात। परिणामित्र अनुपात बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फेरा अनुपात। पहला प्रश्न पूछा जाता, बड़ा कंफ्यूजन होता, बड़ा क्लियर मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बड़ा क्लियर पूछा जाता है कि भाई एक बात बता दीजिए, ये परिणामित्र अनुपात क्या होता है। तो इसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। के का सिंपल सी फॉर्मूला है सेकेंडरी का ईएमएफ बटे के प्राइमरी का ईएमएफ। मेन फॉर्मूला यही है, याद करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस बुकलेट में मिलेंगे। के का मेन फॉर्मूला यही है। अब इसको डिराइव करके आगे और निकालेंगे। अब कोई पूछा टर्न रेशियो किससे दिखाते हैं, ए से, और ए किसको बताता है, फेरा अनुपात। ए बराबर होता है प्राइमरी का फेरा बटे के सेकेंडरी का फेरा। ध्यान दीजिएगा, मेन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये मेन फॉर्मूला है। अब हम जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में
आइडियल ट्रांसफार्मर की मैंने क्लास ली थी, आपको क्लास लेनी पड़ेगी, सेकंड क्लास एक बार पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी का पावर बराबर सेकेंडरी का पावर। ध्यान दीजिएगा, तो हम कहते हैं V1 I1 बराबर V2 I2 बोलते हैं। तो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर V1 को V2 के नीचे भेज दें तो लिख सकते हैं V2 बटे के V1 बराबर लिख सकते हैं I1 बटे के I2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा। दूसरी टर्म और है कि हम जानते हैं अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर सप्लाई वोल्टेज V1 है और यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 है, सेकेंडरी में अगर हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में ना लॉस होता है ना वोल्टेज का ड्रॉप होता है। आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में ना लॉस होता है ना वोल्टेज का ड्रॉप होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में V1 बराबर E1 और V2 बराबर E2 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां ये चीज ध्यान रखें और एक फॉर्मूला और ध्यान दीजिएगा, E1 का मान क्या होता है 4.44 F इंटू N1 होता है। N1 होता है। वहीं E2 बराबर क्या होता है 4.44 F इंटू N2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम E2 अपान E1 कर दें तो सब कट जाएगा। E2 अपान E1 करने पे क्या आ जाएगा N2 बटे के N1, N2 बटे के N1 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, देख लीजिएगा, जरूर आएगा। सब कट जाएगा, N2 अपान N1 बचेगा। तो एक समीकरण यहां से बन गया, दूसरा समीकरण यहां से बन गया, तीसरा समीकरण ये बन गया। अगर इनको ध्यान दें तो फॉर्मूला क्या लिखा हूं K बराबर E2 अपान E1, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला बनेगा K बराबर E2 अपान E1 बराबर E2 अपान E1 बराबर क्या लिख सकते हैं N2 अपान N1। अच्छा, E2 की जगह V2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि E2 बराबर V2 है और यहां पे E1 रहेगा, सॉरी, E2 बराबर V2 है और E1 बराबर V1 है, तो लिख सकते हैं बराबर V2 बटे के V1। फिर से देखिएगा, V2 मैंने E2 की जगह रखा है क्योंकि E2 V2 बराबर होते हैं, E1 की जगह V1 रखा क्योंकि E1 V1 बराबर होते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में। अच्छा, जब V2 अपान V1 लिख दिए तो यहां से एक समीकरण और है कि V2 अपान V1 वाला लिख सकते हैं I1 अपान I2। तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है कि K बराबर, मेन फॉर्मूला यही है, सेकेंडरी का ईएमएफ बटे प्राइमरी का ईएमएफ, लेकिन ये भी कह सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 बराबर V2 अपान V1 बराबर I1 अपान I2। ये याद करना पड़ेगा आपको। ये हमारा, इसे बोलते हैं परिणाम मित्र अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मैं नीचे वाले को रफ करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम A की बात करें तो A बराबर क्या है N1 अपान N2। एक तरह से देखा जाए तो A जो है K का उल्टा है, K N2 अपान N1 है, तो कह सकते हैं मेन तो फॉर्मूला यही है, लेकिन आइडियल अगर ट्रांसफार्मर के लिए बताया जाए तो और फॉर्मूला बता सकते हैं। A बराबर कह सकते हैं 1 अपान K, K का उल्टा कह सकते हैं। और अगर इसका मान रखें तो लिख सकते हैं A बराबर N1 अपान N2 बराबर E1 अपान E2 बराबर V1 अपान V2 बराबर I2 अपान I1। K का उल्टा कर देंगे, ये हमारा फेरा अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर थे, तीनों ट्रांसफार्मर के लिए K का मान क्या होता है, A का मान क्या होता है, समझिएगा। पहला हमारा क्या था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब जो सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में
हम जानते थे E2 का मान E1 से बड़ा होता है, सेकेंडरी की वोल्टेज बड़ी होती है, तो K का मान क्या होगा, K का मान 1 से ज्यादा होगा। प्रश्न पूछा जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में K का मान होता है 1 से ज्यादा, क्यों होगा, क्योंकि K बराबर E2 अपान E1 है और E2 का मान ज्यादा होता है, E1 का मान कम होता है। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में E1 ज्यादा होता है, E2 कम होता है, तो ध्यान दीजिएगा K का मान 1 से कम होगा। अच्छा, अगर A की बात करें, अगर A की बात करें तो A का मान जस्ट इसका उल्टा होगा, A से बड़ा 1 होगा, A से बड़ा 1 होगा, चूंकि K का उल्टा है, A का मान कम होगा और यहां A का मान ज्यादा होगा। तीसरा हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को बिल्गन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर उपकरण को मेन सप्लाई से अलग करना हो, जैसे रेजोनेंस में किया जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर E1 बराबर E2 होता है, तो ध्यान दीजिएगा K बराबर 1, A बराबर भी 1 ही होगा। A बराबर 1 होगा। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर रेशियो और फेरा अनुपात। ट्रांसफार्मर रेशियो का मेन फार्मूला ये है और फेरा अनुपात का मेन फार्मूला ये है। फिर आइडियल ट्रांसफार्मर को सॉल्व करके ये फार्मूला निकाला जाता है। ये भी याद करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आएंगे, हम क्वेश्चन एक साथ कराएंगे इस टॉपिक का, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, आइडियल तो हमने देख लिया था, आइडियल में प्रैक्टिकल दोनों का दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बना देते हैं कोर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा अगर V1 सप्लाई वोल्टेज है तो इसमें रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, लीकेज रिएक्टेंस का मान भी 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे E1 उत्पन्न होता है, तो हम कहते थे V1 बराबर E1, V1 बराबर E1 कहते थे। और ध्यान दीजिएगा यहां से जो फ्लक्स निकलता था पूरा का पूरा सेकेंडरी से लिंक करता था, यहां E2 होता था और यहीं पे लोड लगता था, ध्यान दीजिएगा। तो लोड के आर पार जो वोल्टेज होती थी उसको V2 कहते थे। यहां भी रेजिस्टेंस का मान 0 होता था चूंकि आदर्श है, और लीकेज रिएक्टेंस का मान भी 0 होता था क्योंकि कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है। R2 का मान 0, XL2 का मान 0, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी से फ्लक्स निकलता था पूरा का पूरा सेकेंडरी में लिंक करता था, लीकेज बिल्कुल नहीं होता था, लीकेज फ्लक्स का मान 0 होता था, टोटल का टोटल फ्लक्स उपयोगी होता था। तो ध्यान दीजिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग बोले थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारा V1 बराबर E1, V2 बराबर E2, R1 बराबर 0, R2 बराबर 0, XL1 बराबर 0, XL2 बराबर 0, Z1 बराबर 0, Z2 बराबर 0। पिछली क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा XL1 XL2 किसे कहते हैं। Z1 को बोलते हैं प्राइमरी की प्रतिबाधा, प्राइमरी की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। और Z2 को बोलते हैं सेकेंडरी की प्रतिबाधा। Z1 बराबर होता क्या है, Z1 बराबर होता है अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर।
इसी तरह Z2 बराबर क्या होता है, Z2 बराबर होता है √R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये फॉर्मूला होता था। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में सब कुछ जीरो होता था और कोई लॉस नहीं होता था, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता था। प्राइमरी में जितनी एनर्जी रहती थी सेकेंडरी में जाती थी। अब देखिएगा ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ न कुछ लॉस जरूर होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब सप्लाई दी जाती है तो 90% फ्लक्स तो इस कोर से होकर सेकेंडरी में जाता है, सेकेंडरी से जुड़ता है, लेकिन कुछ फ्लक्स लीक जरूर करता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम नो लोड की बात करेंगे, मतलब कोई लोड देने नहीं जा रहे हैं, तो कुछ फ्लक्स लेकिन लीक कर जाता है। जो फ्लक्स लीक कर जाता है उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे एक टर्म आ जाता है यहां पे रेजिस्टेंस R1 रहेगा। हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो रहे। अब प्रतिघात XL1 भी रहेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये लीकेज हो रहा है तो XL1 रहेगा। और प्राइमरी में जो विद्युत वाहक बल रहेगा वो E1 रहेगा, और जो मैंने सप्लाई वोल्टेज दे रखा है वो हमारा V1 है। वो हमारी सप्लाई कौन सी है, AC है। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई वोल्टेज V1 दिया गया है। तो जब दिया जाता है, अगर सेकेंडरी में लोड ना लगा हो, सेकेंडरी की वोल्टेज अगर हम E2 मान लें, सेकेंडरी की वोल्टेज E2 मान लें, और यहां का रेजिस्टेंस हम R2 मान लें सेकेंडरी वाइंडिंग का, और यहां का लीकेज रिएक्टेंस अगर हम XL2 माने, ध्यान दीजिएगा, और लोड हम यहां पे लगा दें, तो यहां जिस लोड के आर पार वोल्टेज होगी उसे हम लोग कहेंगे V2। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है, जो लीकेज प्रतिघात है, जिसे हम लोग लिखे हैं XL2, ये लीकेज जो प्रतिघात है, जो रेजिस्टेंस इस वाइंडिंग का है, तो टोटल वोल्टेज उत्पन्न होने पर जो धारा जाएगी तो कुछ इसमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज बचेगी वो लोड को जाएगी। तो अब यहां पे अगर कोई पूछे क्या रिलेशन होगा, तो ध्यान दीजिएगा, धारा अगर यहां पे हम I1 मान लें, तो आप KVL किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहता है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और E1 की दिशा सप्लाई वोल्टेज विपरीत होती है। तो ध्यान लिखना चाहे तो लिख सकते हैं V1 बराबर E1 प्लस I1 इंटू Z1। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का होगा। I1 Z1 वोल्टेज का ड्रॉप है प्राइमरी कुंडलन में, E1 स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब यहां से अगर I1 निकालना चाहे तो I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस E1 अपान Z1। ध्यान दीजिएगा, Z1 बराबर क्या होगा, Z1 बराबर होगा √R1 का स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर। XL1 बराबर क्या होता है, XL1 बराबर होता है 2 पाई FL2। L2 स्व प्रेरकत्व है, L1 प्राइमरी कुंडलन का स्व प्रेरकत्व है, और XL1 का मात्रक ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक भी ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है, और R1 प्राइमरी का रेजिस्टेंस है जिसका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा। प्रयास करेंगे रेजिस्टेंस कम से कम रहे। तो ये प्राइमरी में धारा निकालेंगे। आइडियल में V1 बराबर E1 होता था, लेकिन यहां पे I1 बराबर V1 माइनस E1 अपान Z1, V1 बराबर ये बनेगा। आपको याद करना पड़ेगा, समीकरण पूछा जा सकता है। अब सेकेंडरी की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं आइडियल ट्रांसफार्मर को। ध्यान दीजिएगा, अगर सेकेंडरी साइड की बात करें तो बालक आपको दिख रहा होगा कि टोटल वोल्टेज उत्पन्न कितना हुआ है, E2 जब उत्पन्न हो रहा है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो V2 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक तरह से कह सकते हैं V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू Z2 सेकेंडरी की प्रतिबाधा है। मतलब टोटल वोल्टेज में से अगर हम इस वोल्टेज ड्रॉप को घटा दें तो हमारा V2 मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं I2 बराबर
E2 माइनस V2 अपान Z2। ये किसके नियम से मैंने लिखा था? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यही कहता है, उसके हिसाब से मैंने निकाल दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा धारा बनेगी सेकेंडरी की। Z2 बराबर क्या होगा? Z2 हमारी सेकेंडरी की प्रतिबाधा है, सेकेंडरी साइड की प्रतिबाधा है। आप लोग लिख लेंगे आई होप। Z2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का होल स्क्वायर। XL2 का होल स्क्वायर। मात्रक किसमें होगा? ओम। अगर XL2 कोई पूछे तो कहेंगे सेकेंडरी का लीकेज प्रतिघात। सेकेंडरी का लीकेज प्रतिघात XL2 बराबर होगा 2 पाई FL2। L2 सेकेंडरी का प्रेरकत्व है, L2 सेकेंडरी का स्व प्रेरकत्व है, मात्रक इस ओम होगा। और ये R2 सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है, इसका भी मात्रक ओम ही होता है, ये ओम का साइन है। ये हमारा करंट और वोल्टेज निकालेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हम देखना चाहते हैं कि पहले नो लोड पे रिस्पांस क्या है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा। एक दो बार देखिए, समझते रहिए, समय का यूज करते रहिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में नो लोड पर इसका रिस्पांस क्या होगा। नो लोड पर रिस्पांस, ध्यान दीजिएगा, नो लोड का मतलब सेकेंडरी में लोड नहीं रहेगा, यहां पे फेरा रहेगा ही रहेगा। यहां पे E1 है, यहां पे E2 है। हम जानते हैं पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, जब लोड नहीं है सेकेंडरी में, जब लोड नहीं है तो एनर्जी जाएगी नहीं, लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर ऊर्जा लेगा जो कि इसके अंदर होने वाले लॉस को मेंटेन करेगा और साथ साथ में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि जो शुद्ध इंडक्टर होते हैं, जो शुद्ध इंडक्टर होते हैं, जब इसमें धारा फ्लो कराई जाती है तो ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में चेंज करते हैं, चुंबकीय ऊर्जा में चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय ऊर्जा का मतलब जैसे धारा प्रवाहित कराते हैं, फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं हाफ LI²। ये एनर्जी स्टोर होती है, लॉस नहीं होती, संग्रहित होती है। तो जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को लॉस नहीं करता, एनर्जी को स्टोर करता है। किस रूप में? चुंबकीय रूप में स्टोर करता है। और साथ साथ जो कैपेसिटर होता है वो भी एनर्जी को स्टोर ही करता है। जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैपेसिटर पे तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV²। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के रूप में कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के रूप में होती है। ये दोनों एलिमेंट में एनर्जी स्टोर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोड नहीं है, लोड शून्य है, तो सेकेंडरी में धारा तो शून्य होगी कि जब लोड लगा ही नहीं तो धारा जाने वाली नहीं है। लेकिन ट्रांसफार्मर कुछ न कुछ धारा लेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्राइमरी में वोल्टेज लगा दिया। जब प्राइमरी वोल्टेज लगा दिया तो इसके अंदर लॉस क्या क्या हो सकता है हम जानते हैं। पहला होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस, तीसरा होता है परावैद्युत हानि। ध्यान दीजिएगा, लेकिन परावैद्युत हानि बड़ी कम होती है, परावैद्युत हानि नगण्य होती है, इसकी गणना करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम होती है। लेकिन कॉपर लॉस और आयरन लॉस को देखना, उससे पहले हम चेक करेंगे कि भाई लोड नहीं है तो धारा कितनी जाएगी। तो नो लोड पे जो धारा जाती है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछे जाते हैं, नो लोड पे जो धारा जाती है वो हमारी जाती है 2 से 3%, 2 से 3% फुल लोड का, 2 से 3% फुल लोड का नो लोड पे धारा जाती है। और नो लोड पे जब धारा जाती है तो इसमें ध्यान दीजिएगा दो जगह डाइवर्ट होती है। रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, लीकेज प्रतिघात भी रहेगा, लेकिन दो जगह, एक हम यहां R0 दिखा देते हैं और यहां पे दिखा देते हैं X0। इसमें जो धारा जा रही है इसे हम IE, इसमें जो धारा जा रही है उसे हम दिखा दें IM। ध्यान दीजिएगा, तो दो कंपोनेंट बांटे। एक्चुअली समझिएगा, जब ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं था, सप्लाई दी गई
तो सेकेंडरी में धारा फ्लो नहीं हो रही थी, लेकिन देखा गया ट्रांसफार्मर कुछ धारा ले रहा है। जो धारा नो लोड पे ले रहा था उस धारा का मान था फुल लोड का 2 से 3%। फुल लोड का मतलब फुल लोड की धारा अगर हम I1 माने, अगर फुल लोड की धारा हम अगर I1 माने तो फुल लोड का 2 से 3% करंट ले रहा था। तो फिर सोचा गया कि धारा क्यों ले रहा है। तो हम जानते थे कि ट्रांसफार्मर में एक कुंडली होती है। कुंडली क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में कन्वर्ट करती है। तो कुछ कुंडली धेर ले रही होगी जो कि एनर्जी को स्टोर करेगी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। दूसरा, फिर इसमें कुछ न कुछ लॉस भी होता है। तो कुछ धारा लॉस में के लिए गई और कुछ धारा चुंबकीय क्षेत्र में कन्वर्ट होगी। जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या खाना खाने के बाद जितनी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर रहती है, क्या सब का सब सार्थक कार्य में ही व्यतीत करते हैं? तो जवाब होगा नहीं। खाना खा लेते हैं तो पढ़ाई भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं और कहीं बैठ के मगजमारी भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के जो टोटल करंट लिया था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। 2 पार्ट में क्या क्या डिवाइड हो गई? एक करंट जिसे हम बोलते हैं कार्यकारी धारा, इंग्लिश से बोलते हैं वर्किंग करंट, या इसी को बोलते हैं सक्रिय धारा, या इसी को बोलते हैं वाटफुल करंट। वाटफुल करेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट होती है इसे IE से दिखाते हैं और ये धारा लॉस के लिए जिम्मेदार है। लॉस के लिए जिम्मेदार है। लॉस का मतलब कि जो लॉस उसके अंदर होने वाला है उसको प्रदर्शित करेगी। अब बात आती है कि कौन सा लॉस होगा नो लोड पे। तो ध्यान दीजिएगा, धारा इतनी कम है कि कॉपर लॉस नगण्य होगा। क्यों नगण्य होगा? अगर फुल लोड पे, समझिएगा, फुल लोड पे कोई कॉपर लॉस पूछे तो कहेंगे फुल लोड पे कॉपर लॉस I1 का स्क्वायर इंटू R1 होगा। अब कोई पूछे नो लोड पे क्या होगा, तो नो लोड पे कहेंगे I0 का स्क्वायर इंटू R1, चूंकि कुल धारा I0 है। तो ध्यान दीजिएगा, I0 है कितना? 2% अगर ले ले I1 का तो कहेंगे 2/100 इंटू I1 का स्क्वायर गुणे R1। अगर इसको भाग देंगे तो आ जाएगा I1 का स्क्वायर R1 बटे के 2500। मतलब नो लोड पर अगर कॉपर लॉस देखेंगे तो नो लोड पे जो कॉपर लॉस है फुल लोड का 25वां भाग है। फुल लोड का 25वां भाग है, मतलब बहुत कम कॉपर लॉस होता है। जब कॉपर लॉस कम होता है तो फिर कौन सा लॉस होगा, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मतलब कॉपर लॉस बहुत कम होता है नो लोड पर। नो लोड पे जो कॉपर लॉस होगा वो हमारा नगण्य होगा। नो लोड पर नगण्य होगा। तो दूसरा कौन सी हानि बचती है? तो जवाब था, अच्छा, परावैद्युत हानि भी नगण्य थी, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो पर आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस किससे किससे बनता है? तो जवाब है आयरन लॉस 2 चीजों से बनता है, हिस्टेरेसिस हानि से बनता है और दूसरा भंवर धारा हानि से बनता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जिक्र किया था हिस्टेरेसिस हानि और भंवर धारा हानि से बनता है। फिर प्रश्न उठता है कि हिस्टेरेसिस हानि किस पर निर्भर करती है? तो हिस्टेरेसिस हानि आगे चल के बताएंगे क्लास में, वोल्टेज घाते 1.6 बटे फ्रीक्वेंसी घाते 0.6 पर निर्भर करती है और भंवर धारा हानि वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां वोल्टेज भी है वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी तो निश्चित है, तो ये हिस्टेरेसिस हानि भी होगी, भंवर धारा हानि भी होगी और ये हानि नो लोड से फुल लोड तक रहेगी। अब परिवर्तन नहीं होगी अगर वोल्टेज नियत है। जैसे अगर ट्रांसफार्मर को 200 वोल्टेज दिए हैं, अगर 200 वोल्टेज अगर नियत है तो ये हानि बदलने वाली नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी नियत है, वोल्टेज भी नियत है, तो ये दोनों हानि बदलने वाली नहीं है। जब ये दोनों हानि नहीं बदलेगी तो आयरन लॉस को ही हम लोग बोलते हैं स्थिर हानि। प्रश्न पूछा गया कि ये भाई हानि किस पर निर्भर कर रही है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही है। अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नियत है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नियत है, तो ये हानि भी नियत रहेगी, बदलने वाली नहीं है। और हमारे देश में
क्या पूरे विश्व में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नियत रखा गया? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अब वोल्टेज हमारा हर जगह डिसाइड किया गया है। फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन 3% से ज्यादा अनुमन्य नहीं है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा 50 हर्ट्ज तो होती है, अगर 3% टॉलरेंस अलाउ है, मतलब 51.5 नीचे 48.5, इससे ज्यादा परिवर्तन अलाउड नहीं। इसी तरह वोल्टेज भी डिसाइड किया गया है कि लो वोल्टेज 5%, हाई वोल्टेज 9%, मतलब उससे ज्यादा परिवर्तन अनुमन्य नहीं है, इसलिए हानि नियत होती है। तो देखा गया नो लोड पर कॉपर लॉस तो नगण्य है, लेकिन ये आयरन लॉस होगा ही होगा। तो धारा को दो भाग में डाइवर्ट किया गया, एक कार्यकारी धारा या सक्रिय धारा या वाटफुल करंट, मतलब जो वास्तव में लॉस के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? लॉस के लिए। प्रश्न पूछा जाए कि जो कार्यकारी धारा है ये किसके लिए जिम्मेदार है? कहेंगे लॉस के लिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कौन से लॉस के लिए? कौन से लॉस के लिए? तो जवाब होगा ट्रांसफार्मर में कोर लॉस के लिए। कोर लॉस के लिए जिम्मेदार है। कोर लॉस को रिप्रेजेंट यही करेगी। पूछा जाए कोर लॉस का मान कितना होगा, तो मैंने एक रेजिस्टेंस R0 मान रखा है, तो कहेंगे IE का स्क्वायर इंटू R0। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी धारा है जो एनर्जी को स्टोर कराएगी, उस धारा को हम लोग बोलेंगे, इधर हम लिख रहे हैं, जो स्टोर कराएगी उसे बोलते हैं चुंबकन धारा। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। चुंबकन धारा या मैग्नेटाइजिंग, इंग्लिश में लिख देते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, या इसको बोलते हैं हम लोग, चुंबकन धारा को बोलते हैं, ये हमारी वाटरलेस करंट है। वाटरलेस का मतलब ये लॉस होने वाली नहीं है, वाटरलेस करंट। या इसी करंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव का मतलब प्रतिघाती, रिएक्टिव कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, इसे IM से दिखाते हैं। पूछा जाए किस लिए जिम्मेदार है, तो बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। एक कंपोनेंट बट गया लॉस के लिए, एक कंपोनेंट हमारा चुंबकीय फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है। जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इसी चुंबकन धारा के ही समानुपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, चुंबकन धारा के ही समानुपाती होगा। अगर IE को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं IE इक्वल टू लिख सकते हैं I0 cos phi 0। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं IM इक्वल टू I0 sin phi 0। ये हमारी चुंबकन धारा हो गई, ये हमारी कार्यकारी धारा हो गई, ये लॉस के लिए जिम्मेदार है, ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टोटल करंट क्या होगी, तो कहेंगे टोटल करंट इक्वल टू लिख सकते हैं चुंबकन धारा का स्क्वायर प्लस कार्यकारी धारा का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि इस कार्यकारी धारा, जैसे शक्ति 3 प्रकार की मैंने बताया था, एक होती है वास्तविक शक्ति जो लॉस को दिखाती है, दूसरी होती है प्रतिघाती शक्ति जो एनर्जी स्टोर को बताती है, उन दोनों को जोड़ने पे हमारा बनता है आभासी शक्ति। उसी तरह कार्यकारी धारा जो लॉस को, चुंबकन धारा जो एनर्जी स्टोर को, और टोटल धारा ये जो कि जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है किसके बीच कितना कोण बनता है। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोग को बताया था कि इंडक्टर अगर शुद्ध इंडक्टर है तो शुद्ध इंडक्टर में जो धारा होती है वो वोल्टेज से, जो धारा होती है वो शुद्ध इंडक्टर में जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। धारा 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। रेजिस्टेंस में एनर्जी का केवल लॉस होता है, तो वहां जो धारा होती है वो वोल्टेज के फेज में होती है। अगर वोल्टेज यहां है तो उसी के फेज में होती है, मतलब उसके साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ चलती है, उसी के साथ मैक्सिमम मान प्राप्त करती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा ध्यान से। मतलब अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर वोल्टेज हमारा इस तरह चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, तो धारा भी हमारी इसी तरह चलेगी। बस मान में अंतर हो सकता है, लेकिन इसी के साथ मैक्सिमम होगी, इसी के साथ घटेगी।
पीक मान दोनों का एक साथ प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम मान दोनों का एक साथ प्राप्त हो रहा है, ये शुद्ध रेजिस्टेंस के केस में होगा। लेकिन अगर वहीं बात करें इंडक्टर कुंडली की बात करें, इंडक्टर या कुंडली, अगर शुद्ध इंडक्टर है, शुद्ध इंडक्टर है, तो अगर वोल्टेज हमारा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा समझिएगा, अगर वोल्टेज हमारा कुछ इस तरह से चल रहा है, वोल्टेज हमारा कुछ इस तरह चल रहा है, तो जो धारा चलेगी वो हमारी देखिएगा 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। मतलब देखिए वोल्टेज यहीं पे पीक मान प्राप्त कर लिया, लेकिन धारा यहां पर पीक मान प्राप्त की है। वोल्टेज अपना पीक मान प्राप्त करने के कुछ देर बाद धारा पीक मान प्राप्त की है। धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी है। क्यों पश्चिमगामी होती है बेसिक में बताऊंगा एग्जैक्ट रीजन, ध्यान दीजिएगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर वहीं कैपेसिटर रहता तो धारा अग्रगामी होती। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी मेरा जो प्रश्न है, मेरा जो सवाल है कि जो कार्यकारी धारा है ये लॉस के लिए जिम्मेदार है। लॉस के लिए जिम्मेदार है मतलब लॉस इसकी वजह से हो रहा है, तो ये वोल्टेज के फेज में होगी। अगर सप्लाई वोल्टेज V1 है तो जो कार्यकारी धारा होगी वो वोल्टेज के फेज में होगी। मतलब वोल्टेज के साथ पूछा जाए कितना कोण बनेगा तो 0 बनेगा, वोल्टेज के फेज में है। वोल्टेज के फेज में प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे तो समझ में आएगा। वोल्टेज के फेज में, फेज का मतलब कला में, फेज को कला बोलते हैं। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हमारी चूंकि इंडक्टर में फ्लक्स उत्पन्न करा रही, इस कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न करा रही है, तो ये एनर्जी स्टोर के लिए जिम्मेदार है, चुंबकन के लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगी, वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगी। ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहां बनाना चाहें तो वोल्टेज तो वही है, तो चुंबकन धारा यहां आएगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, आप आई होप आप नोट कर लिए होंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि ज्यादा कौन होगी। तो ये जो चुंबकन धारा होती है उसका मान ज्यादा होता है, चुंबकन धारा का मान ज्यादा होता है। और इन दोनों धाराओं का जो रिजल्टेंट है वो हमारा I0 है। इन दोनों धाराओं का जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है, आपका नो लोड करंट है, जिसे Im का स्क्वायर प्लस IE का स्क्वायर कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो नो लोड करंट होगी वो हमारी कुछ इस टाइप से आएगी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, ये हमारी नो लोड करंट है। अब प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा कि कार्यकारी धारा वोल्टेज के फेज में होती है, वोल्टेज के फेज में होती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। अब रहेगी बात नो लोड करंट कितनी डिग्री पश्चिमगामी होगी, तो ये जो कोण बनता है यहां पे, ये जो कोण बनता है इसे φ0 कहते हैं, नो लोड का पावर फैक्टर कोण कहते हैं। जो हमारी I0 होगी वोल्टेज से 72 से 87 डिग्री पश्चिमगामी होगी, 72 से 87 डिग्री पश्चिमगामी होगी, अर्थात पावर फैक्टर कोण का मान 72 से 87 होगा। जब पावर फैक्टर इसे कोण बोलते, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल या पावर फैक्टर कोण या शक्ति गुणक कोण। शक्ति गुणक कोण बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कोण कितना होता है 72 से 87। तो कोई पूछे नो लोड पे पावर फैक्टर कितना होता है, कोई पूछते कि नो लोड पे पावर फैक्टर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो नो लोड पे जो पावर फैक्टर का मान होगा या शक्ति गुणक का मान होगा, शक्ति गुणक या पावर फैक्टर, वो हमारा होता है cos फाई 0, cos फाई 0 या कार्यकारी धारा बटे के कुल धारा, कार्यकारी धारा बटे के कुल धारा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम cos फाई 0 का मान रखते हैं तो cos 72 से 85 होगा, 72 से 85 होगा, तो इसका मान अगर निकालेंगे तो 0.0
15 से 0.1 पश्चिगामी। पश्चिगामी क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि टोटल धारा I0 वाली जो करंट है वोल्टेज से पश्चिगामी है, हमेशा आगे है कि पीछे है ये चेक करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलते, घड़ी के विपरीत चलते हैं, तो V1 आगे है, ये धारा पीछे है, उल्टा चलते हैं, तो ये 72 से 85 डिग्री पीछे है। और ये पावर फैक्टर का मान, नो लोड पे जो पावर फैक्टर होगा उसका मान 0.015 से 0.1 पश्चिगामी होगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा, नो लोड पे पावर फैक्टर कोण का मान 72 से 87, नो लोड पर पावर फैक्टर का मान 0.015 से 0.1 पश्चिगामी। अच्छा, फिर पूछा जाए इस कार्यकारी धारा और चुंबकन धारा में कौन ज्यादा होगी? तो जवाब होगा चुंबकन धारा कार्यकारी धारा से बहुत ज्यादा होगी। कार्यकारी धारा लॉस के लिए जिम्मेदार है, चुंबकन धारा चुंबकीय फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है। चुंबकीय धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है, कार्यकारी धारा वोल्टेज के फेज में होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नो लोड पे रिस्पांस होता है, ये नो लोड का रिस्पांस होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बालक, प्रश्न ये है कि ट्रांसफार्मर को डीसी देने पर क्या होगा? डीसी देने पर क्या होगा? समझिएगा, प्रश्न कई तरह से घुमा के देता है। पहला होता है ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग जल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। ट्रांसफार्मर में ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी कुंडलन होती है और सेकेंडरी कुंडलन होती है। दोनों कुंडली अलग अलग होती हैं। अगर हम यहां पे डीसी सप्लाई दें तो हम जानते हैं डीसी सप्लाई जैसे देंगे तो डीसी में धारा का मान नियत होता है। डीसी में जो धारा होती है वो नियत होती है। जैसे अगर हम यहां बनाएं तो जो भी धारा होगी, अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर फिक्स हो जाती है, वो बदलती नहीं है। तो जैसे डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी सप्लाई में हम ये भी जानते हैं धारा का मान तो नियत है और फ्रीक्वेंसी 0 है, धारा का मान बदलने वाला नहीं है। तो यहां पे जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर इस वोल्टेज का मान 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है और इसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, इसका जो लीकेज रिएक्टेंस होगा डीसी के केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस तो हमारा 1 ओम है, लेकिन जो लीकेज रिएक्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा, 2 पाई FL1। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमारा लीकेज प्रतिघात 0 हो जाएगा। तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? तो Z बराबर कह सकते हैं 1, क्योंकि Z बराबर क्या होता है? √R1 का स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर। तो जब XL1 तो 0 है, R1 1 है, तो Z का मान 1 आ जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, और आप पढ़ें क्या है, E1 का फॉर्मूला क्या है? E1 बराबर होता है 4.44 φm F इंटू N1। यहां भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चूंकि डीसी में 0 है, जब फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 है तो E1 का मान भी 0 होगा। जब E1 का मान 0 होगा तो धारा कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे IDC बराबर V1 माइनस E1 अपान Z1, जिसका मान आ जाएगा 200 माइनस 0 बटे के 1 बराबर 200 एम्पियर। जब 200 एम्पियर करंट इस कुंडली में जाएगी तो ये करंट इतनी ज्यादा है कि कॉपर लॉस कराएगी। कॉपर लॉस कितना हो जाएगा इस कुंडली में? कहेंगे IDC का स्क्वायर इंटू R1। कॉपर लॉस के लिए I स्क्वायर R कहते हैं, तो 200 का स्क्वायर करेंगे 40,000 वाट का लॉस होगा लगातार। ये इतना ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा कि पूरी कुंडली शॉर्ट होकर जल जाएगी। लेकिन यही कुंडली जलेगी। सेकेंडरी में तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा। सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 4.44 φm F इंटू
N2 है। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल 0 है। जब सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल 0 है तो सेकेंडरी में धारा भी 0 होगी। जब सेकेंडरी में धारा 0 होगी तो कोई लॉस नहीं होगा। जब लॉस नहीं होगा तो ये कुंडली सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। ये कुंडली सुरक्षित रहेगी। जलेगी कौन सी? केवल प्राइमरी। जलेगी कौन सी? केवल प्राइमरी में धारा उच्च हो गई है। जब धारा उच्च हो गई तो कॉपर लॉस बहुत ज्यादा होगा, जला देगा। अच्छा, अगर यही एसी रहता, एसी रहता तो ध्यान दीजिएगा तो धारा कितनी होती, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए आप एक बार। जब एसी रहता तो अगर यहां पे 200 वोल्टेज है एसी का, तो कम से कम 170 वोल्ट, 180 वोल्ट प्राइमरी में विद्युत वाहक बल होता। रेजिस्टेंस 1 ओम अगर होता, अब माने तो ये हमारा अगर 10 ओम होता, XL1, ये R1, तो धारा का निकालते बालक तो ध्यान दीजिएगा धारा का मान होता I1 बराबर V1 माइनस E1 अपान Z1। तो ये रिजल्ट आ जाता 200 माइनस 170 बटे के 10 और 1 को सॉल्व करते तो 10 दशमलव कुछ आता, तो 10 रख लीजिए, तो रिजल्ट आ जाता 3 एम्पियर। मतलब अगर एसी है तो इसमें 3 एम्पियर धारा जाएगी और डीसी है इसमें तो 200 एम्पियर करंट जा रही है, चूंकि E1 0 हो जा रहा है। इस E1 को बालक ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। आप समझ गए होंगे कि एसी में ये जो E1 है, जो E1 है ये धारा को रोक रहा है। धारा को रोक रहा है तो धारा बड़ी कम जा रही है। लेकिन जब E1 0 हो जा रहा है, लेकिन जब E1 0 हो जा रहा है तो धारा बहुत ज्यादा जा रही है, 200 एम्पियर के आसपास, जो बहुत ज्यादा लॉस कराएगी, जला देगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न पूछा था E1 को किस किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मैं रफ करने जा रहा हूं इसको, आप एक बार पूरा देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं कि इस E1 को किस किस नाम से जानते हैं। ये जो E1 है इसको हम लोग बालक प्रश्न नोट करिएगा, उधर में उसे छूट गया था। E1 को हम लोग प्राइमरी का स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF या विद्युत वाहक बल बोलते हैं, या इसे काउंटर EMF भी कहते हैं। काउंटर EMF का मतलब जो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करे, या इसी को हम लोग बैक EMF भी कहते हैं। ये इसकी जो दिशा होती E1 की, ये सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत। पूछा जाए किस नियम से आप ज्ञात किए हैं इसकी दिशा, E1 की दिशा किस नियम से ज्ञात किए हैं, E2 की दिशा किस नियम से ज्ञात किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है। चूंकि ट्रांसफार्मर स्थिर है ना, ट्रांसफार्मर स्थिर है, प्रश्न नोट करना है, ये ट्रांसफार्मर स्थिर है तो इन दोनों को बोलते हैं स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल या EMF। मतलब सब कुछ स्थिर है, इंग्लिश बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। प्रश्न पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में जो EMF उत्पन्न होते हैं कैसे होते हैं, गतिक होते हैं या स्थिर होते हैं, तो स्थिर होते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF या स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब पूछा जाए कि इसकी दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो इसकी दिशा लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे होता है, तो कहेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो कहेंगे एनर्जी ट्रांसफर पारस्परिक प्रेरण से होती है, म्यूचुअल इंडक्शन से होती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी EMF होते हैं, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोनों की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, लेंज के नियम से। जहां सब कुछ स्थिर रहता है वहां पर लेंज का नियम लगता है। इसे स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल या स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF भी कहते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा क्यों घटती है, और थोड़ा सा और क्लास को रेगुलर बनाता हूं। पढ़ते रहिए, समय का उपयोग करते रहिए। राधे राधे।